हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। शख्सियत में हम आपको ऐसे दिग्गजों से रूबरू कराते हैं जिनकी कहानी हर किसी को प्रेरणा देती है। और ऐसे ही एक शख्सियत से आज हम रूबरू होने जा रहे हैं जो गुरुग्राम से काम की तलाश में मात्र 100 रुपए लेकर घर से निकले थे, लेकिन आज गुरुग्राम में दो बड़ी इंडस्ट्रियों के वो मालिक हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नवीन कटियार की। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टोटल टीवी पर। धन्यवाद करण जी। नवीन जी, जैसे मैंने जिक्र किया कि मात्र 100 रुपए लेकर आप घर से निकले थे, लेकिन आज दो बड़ी इंडस्ट्री आपके अंडर काम करती है। क्या वो सफर था, कैसे आप घर से निकले थे और क्या विजन था उस समय? करण जी, मैं बताऊं, जब मैं कानपुर के पास एक बहुत छोटा सा कस्बा है जो आज की डेट में तो डिस्ट्रिक्ट हो गया है और सीएम सिटी भी बोला जाता है। मैं उस छोटा सा सिटी कन्नौज से आता हूं, जो कि इत्र के लिए प्रसिद्ध है। बट मैं छोटे परिवार से था, तो उस टाइम पे मेरे लिए 100 रुपए की कीमत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। अगर आप एक छोटे परिवार के लिए 1997 में जब मैं गुड़गांव आया, तो 100 रुपए की कीमत आप एज्यूम करें तो आज के टाइम पे तो कुछ भी नहीं है, बट उस टाइम पे मेरे लिए बहुत कुछ हुआ करती थी। मैं वो 100 रुपए लेकर गुड़गांव आया और अपने एक रिलेटिव के यहाँ रुका। 3 महीने तक मैंने हर एक कंपनी के दरवाजे पे जाके अपना रिज्यूम दिया कि मुझे कहीं से नौकरी मिल जाए, क्योंकि मैं सिर्फ ये चाहता था मुझे शुरुआत में गुड़गांव के अंदर एक कदम रखने की जगह मिल जाए। कदम रखने की जगह तो रहने के लिए तो मुझे आशियाना तो मिल गया था, लेकिन मुझे पेट चलाने के लिए भी कुछ नौकरी या कुछ चाहिए था। तो मैं वो 100 रुपए लेकर ही गुड़गांव में अपना गुजारा करने आया और हर एक कंपनी के पास गया कि मुझे एक नौकरी मिल जाए। बट उस टाइम पे गुड़गांव के अंदर कहीं भी जॉब बहुत कम हुआ करती थी। फिर मुझे पता लगा कि गुड़गांव में ही एक बस स्टैंड के पास एक अपना बाजार करके कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे प्लेसमेंट एजेंसीज हैं जो कि जॉब दिलवाती हैं। तो मैं हमेशा गुड़गांव में हरिनगर रहता था, हरिनगर से बस स्टैंड तक आता था रोज़ कि मुझे उन प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू एक नौकरी मिल जाए। और उनके पास जा के मैंने बहुत कोशिश की नौकरी ढूंढने की, बट 3 से 4 महीने के बाद मुझे एक नौकरी मिली छोटी सी, जिसमें मैं एज ए इलेक्ट्रीशियन काम करता था। और उस नौकरी से फिर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया और आगे कारवां चलेगा। आपने बताया कि हरिनगर से आप रोजाना अपना बाजार तक सफर करते हैं, तकरीबन 5 किलोमीटर का सफर था ये। और 100 रुपए में अगर आप वहां पर ट्रेवलिंग में खर्च कर देते तो शायद गुड़गांव में ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाते। 3 महीने तक आप रहे, तो कैसे सफर तय करते थे वो? मैं बताऊं आपको, जब मैं गुड़गांव में हरिनगर से बस स्टैंड तक जाता था, तो गुड़गांव में हरिनगर से बस स्टैंड अप्रॉक्सीमेट 5 किलोमीटर है। उन 5 किलोमीटर तक जाने के लिए अगर मैं रोज़ रिक्शे से या ऑटो रिक्शे से जाता तो शायद 1 महीने भी मेरे वो नहीं चलते। बिल्कुल। लेकिन मैंने फिर कोशिश की कि मैं उन ऑटो का किराया बचा के मैं पैदल बस स्टैंड तक जाऊँ, अपना बाजार तक, प्लेसमेंट एजेंसीज के पास तक, और दोबारा पैदल वापस जाऊं, जिससे कि मेरे को अगर 2 महीने और नौकरी नहीं मिली तो मैं अपना गुजारा चला सकूं। क्योंकि मेरा खर्च रहने के लिए मुझे घर मिल गया था रिलेटिव्स का, और खाने के लिए सब मिल ही जाता था। तो सिर्फ मेरा खर्चा होता था कि अगर कहीं पे भी मुझे ऑटो का किराया देना पड़े तो मैं उस 100 रुपये से वो किराया दे दूँ। और उन्हीं 100 रुपये से मैंने अपनी नौकरी ढूंढी और आगे करियर स्टार्ट किया। जब आपकी नौकरी लगी, इलेक्ट्रीशियन के तौर पर आप काम कर रहे थे, उस वक्त कितनी तनख्वाह थी वहाँ पर? जब मुझे वो इलेक्ट्रीशियन की वो नौकरी मिली तो मुझे जो सैलरी ऑफर हुई थी वो 2500 रुपये की सैलरी थी। लेकिन उस 2500 रुपये ने मुझे बहुत कुछ दिया है ज़िंदगी में। ज़िंदगी जीना सिखाया कि कम पैसे में आप कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं। उन 2500 रुपये से मैं अपना घर भी चलाता था, अपना खर्चा भी चलाता था, और घर कमा के कुछ कोशिश करता था मैं अपने घर वालों के लिए भी रख लूँ। आपके शिक्षा कहाँ से आपने ग्रहण की? क्या कन्नौज से ही आपने अपनी शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद कॉलेज कहाँ से अटेंड किया? और क्योंकि जॉब आपकी इलेक्ट्रीशियन की थी, तो उसके लिए क्या कुछ शिक्षा आपने ली थी? मेरा कन्नौज शहर में एक छोटा सा कस्बा कह सकते हैं। एक्चुअली कन्नौज ही उस समय अपने आप में कस्बा था, तो कस्बे का पार्ट हुआ करता था एक सराय मीरा। वहाँ से कन्नौज जो हमारा स्कूल था, सरस्वती विद्या मंदिर, जो कि आरएसएस की एक शाखा है, जहाँ पे मैं जाता था। बस मुझे एक अच्छी खुशी ये होती है कि वहाँ उन स्कूलों में हमें संस्कार सिखाए गए। हाँ, जो संस्कार दूसरे स्कूलों में शायद नहीं मिलते हैं, बट संघ के स्कूलों में वो सारे संस्कार हमेशा मिलते हैं। और उन स्कूलों में जब मैं जाता था तो मैं बहुत छोटे से परिवार से आता था,
और जो बाकी बच्चे आया करते थे वो हमेशा एक बड़े परिवार से होते थे, क्योंकि कन्नौज एक इत्र नगरी है, बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, जहाँ पे हमें बहुत ऐतिहासिक इत्र पैदा होता है वहाँ पे, और विदेशों में जाता है। तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग रहा करते थे, और उनके बच्चे जब वहाँ पे आते थे तो उनके स्कूल बैग बहुत ही स्टाइलिश हुआ करते थे, उनकी पानी की बोतल स्टाइलिश हुआ करती थी। और जब मैं अपनी तरफ देखता था तो हमारे पास 3 डब्बे वाला लंच बॉक्स होता था। तो वो सारी कहानियाँ सोच के अपने आप में एक इमोशन दोबारा से जाग जाते हैं कि किन किन कठिन परिस्थितियों में हमने वो दिन गुजारे थे। क्या उस समय आपने सोचा था कि आप गुड़गांव की 2 बड़ी इंडस्ट्री के मालिक बन जाएंगे, या उस समय ही आपने ठान लिया था कि कुछ बड़ा करना है? मैं आपको बताऊं, जब मैं कन्नौज में स्कूल जाता था अपने घर से, तो वो अप्रॉक्सीमेट 5 से 6 किलोमीटर डिस्टेंस होता था। हम पैदल जाया करते थे स्कूल। वहाँ पर भी हम पैदल जाते थे, क्योंकि उस समय साधन ही नहीं हुआ करते थे। क्योंकि जब साधन नहीं है तो आपके पास ऑप्शन ही एक है कि आपको एफर्ट करना ही पड़ेगा। विदाउट एफर्ट यू कांट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब मैं पैदल जाता था तो मैंने एक दिन घर वालों पेरेंट्स के पास आके बोला कि मुझे आप सिर्फ और सिर्फ एक साइकिल दिला दो, जिससे कि मैं यहाँ से स्कूल तक जाता हूँ, थक जाता हूँ, और मैं पैदल जा पाऊँ, साइकिल से जा पाऊँ, मेरी थकान नहीं हो और मैं पढ़ाई पे ध्यान दे पाऊँ। तो पेरेंट्स ने एक हमारे पास में ही वहीं पे नेबर हुआ करते थे श्याम तिवारी जी, उनके पास से एक सेकंड हैंड साइकिल ला के मुझे दे दी। और उस साइकिल को देख के मैंने बोला, पापा मैंने तो आपसे एक साइकिल मांगी थी। तो उन्होंने बोला कि बेटा ये साइकिल तो है। मैंने बोला पापा नई साइकिल नहीं दिला सकते। तो उन्होंने बोला कि ये जो साइकिल है, जिस दिन नई साइकिल लेनी है अपने पैसे से कमा के लेना, तो पता लगेगा। तभी से ही आपने सोच लिया था कि जीवन में कुछ बड़ा करना है, और कहा जाता है कि जब किसी बड़ा करने की कुछ ठान लो तो वो मुकाम आपको हासिल हो जाता है। आज की अगर बात करें, कब आपने अपनी नौकरी छोड़ी थी और आज आप किस स्थिति पर हैं? जब मैं वहाँ से कन्नौज शहर से निकला, कन्नौज शहर से निकल के फिर मैंने अपनी पॉलिटेक्निक कंप्लीट की। पॉलिटेक्निक के बाद मैं जब गुड़गांव आया, बहुत सारे स्ट्रगल किए, तो एक चीज़ समझ में आई कि इतने स्ट्रगल करने के बाद मैं जो मुझे मिलना चाहिए शायद मुझे वो नहीं मिल रहा था। मुझे सिर्फ वही मिल रहा था जिससे मेरा गुजारा चल सकता। तो मैंने उस दिन एक चीज़ ठानी कि जो मुझे चाहिए उसके लिए मुझे कुछ अलग ही करना पड़ेगा। उस दिन मैंने ठाना था कि एक दिन ऐसा कुछ जरूर करूँगा कि दुनिया देखेगी। आज वो दिन आ चुका है कि मैं दुनिया देखेगी है मुझे, कि मैं कुछ करके दिखा पाया हूँ। मैंने अपने साथ के लोगों के लिए, हमारे साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए, और इस दुनिया के लिए जो भी किया है अब सबके सामने दिखता है। लेकिन नवीन जी, इतना संघर्ष आपने अपने पूरे जीवन में किया, क्या कभी कोई ऐसा वक्त आया जब आपने सोचा कि छोड़ो यार, अब अपने गांव चलते हैं, वहीं पर ही रहेंगे, तो अपनी खेती बाड़ी है, अपनी वही खेती बाड़ी करें? क्योंकि अक्सर मामलों में देखने को मिलता है कि लोग गिव अप कर देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। करण जी, मैं आपको बताऊं कि गिव अप एक हमेशा से जुनून रहा है कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। जैसे कि लोग कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मैंने इस लाइन को हमेशा पॉजिटिव लिया है कि कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, बल्कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो उसी दिन से मैंने ये ठाना था कि कुछ करूँगा तभी कुछ पाऊँगा। तो आज तक, अभी तक जितना भी मैंने कुछ किया है तो वो कुछ पाया है। उन्हीं एफर्ट्स का रिजल्ट है कि आज मैं एक अच्छी इंडस्ट्रीज चला रहा हूँ, और मेरे पास बहुत सारे लोग काम करते हैं जो मुझे दिल से चाहते हैं, और कंपनी को दिल से चाहते हैं कि कंपनी जिस तरीके से आज तक आगे बढ़ती आई है और दिन दूनी रात चौगनी आगे तरक्की करे। मैं आपको बताऊं कि जो नवीन जी एक नौकरी की तलाश कर रहे थे, 3 महीने तक गुरुग्राम में भटक रहे थे, आज वो तकरीबन 1500 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। नवीन जी, कितनी कंपनियां हैं और कहां-कहां पर ये रोजगार दिया जा रहा है? क्या गुड़गांव में ही है या बाकी क्षेत्र में भी आपकी कंपनियों में रोजगार चलता है? करण जी, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास अभी तक 2 कंपनीज हैं। एक पालुक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और एक पालुक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। आने वाले टाइम में हम बड़े लेवल पे जाएंगे तो IPO, शेयर मार्केट, उन सब जगहों पे भी आएंगे। बट मैं आपको और विस्तार से थोड़ा सा बताता हूँ कि हमारी कंपनी जो अभी तक काम कर रही है, हमारी कंपनी प्रदेश लेवल पे ही नहीं, जिला लेवल पे ही नहीं, प्रदेश लेवल पे भी नहीं, पूरा देश भर में काम करती है। और हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो कर्मचारी हैं, वो पूरे देश में फैले हुए हैं।
पूरे हिंदुस्तान का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जहाँ पे हम लोग काम नहीं करते हैं। इवन मैं आपको कुछ अचीवमेंट्स भी बताऊंगा कि मुझे जहाँ जब भी मैंने जो भी काम किया है, हमेशा कोशिश की है मैं टॉप 3 पे आके काम करूँ। उन टॉप 3 के अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे तो मेरे जितने सारे ये अवार्ड्स जितने भी हैं, ये सारे टॉप 3 का ही रिजल्ट है कि मैं हमेशा बेस्ट परफॉर्मर रहा हूँ। और मैंने पूरे देश में हर जगह छोटे छोटे ऑफिसेज बनाए हैं। हर ऑफिसेज में छोटे छोटे 15, 20, 25, 30, 50 लोगों के लिए रोजगार भी दिया है सभी। कहा जाता है कि संघर्ष करो तो उसका फल मीठा होता है। जो कहानी नवीन जी बता रहे हैं उससे ये साबित होता है कि संघर्ष आपको किसी भी मुकाम पर लेकर जा सकता है। ये बातचीत जारी रहेगी। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए शख्सियत। एक बार फिर स्वागत है आपका शख्सियत में। हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट नवीन कटियार से। नवीन जी, आपने बताया कि हमेशा टॉप 3 में रहना आप पसंद करते हैं। आपकी बड़ी इंडस्ट्रीज भी हैं। किस क्षेत्र में इंडस्ट्री काम करती है और भारत के विकास में इसका कितना योगदान है? करण जी, मैं बताऊं, हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में काम करते हैं, जो कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, देश के विकास में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा हाथ है। जो कि अब कहते हैं कि अमेरिका इसलिए आगे नहीं बढ़ा कि वहाँ की रोड अच्छी हैं, अमेरिका इसलिए आगे बढ़ा कि वहाँ की रोड अच्छी हैं। और इसी तरीके से हमारा देश भी, जब हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। अब तो भारत में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। हर जगह सड़क बेहतरीन हो रही है, एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। क्योंकि आपने जिक्र किया कि आपकी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करती है, हॉस्पिटैलिटी के साथ जुड़ी रहती है। कोरोना का दौर आया और उसमें बेहद नुकसान का सामना करना पड़ा। काफ़ी उद्योग जो है वो तो बंद ही हो गए और काफ़ी उद्योग बंद होने की कगार पर खड़े हैं। आपकी इंडस्ट्री ने कैसे उसको सर्वाइव किया और किन कठिनाइयों का सामना उस दौर में करना पड़ रहा था? करण जी, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या था कि जब कोरोना आया तो कोरोना आने के बाद सारी इंडस्ट्री बंद हो गई थी। बट हमारे साथ एक बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि हम लोग किर्लोस्कर जेनसेट के ऑथराइज सर्विस पार्टनर हैं, जो कि एक ऐसा प्रोडक्ट है कि हमें जब कोविड टाइम पे स्पेशली हॉस्पिटल को भी पावर चाहिए थी और मेडिकल स्टोर्स को भी पावर चाहिए थी, स्टॉकिस्ट को भी पावर चाहिए थी, पैथोलॉजी लैब को भी पावर चाहिए थी। वो जब पूरा गुड़गांव बंद हुआ था, पूरा दिल्ली एनसीआर बंद हुआ था, देश बंद हुआ था, तब भी हमारे कर्मचारी इन हॉस्पिटल्स को सर्विस दे रहे थे जेनसेट के लिए कि कहीं किसी की आदमी की जान ना जाए सिर्फ पावर बैकअप ना होने की वजह से। तो हम कोविड टाइम पे हमने पूरी इंडस्ट्री को सर्व किया था। हमने देखा था कि उस दौरान तो जो एम्प्लॉयज़ थे वो छोड़ कर जा रहे थे, काफ़ी सारे तो अपने गाँव चले गए थे। आपने कैसे मैनेज किया उन लोगों को? एक्चुअली क्या होता है कि करण जी, जब हम कोई भी काम सिर्फ काम को काम समझ के करते हैं तो शायद लोग जरूर छोड़ के जाते हैं या तकलीफ़ें सामने आती हैं। बट अगर हम काम को अपना काम समझ के, अपनी जिम्मेदारी समझ के, अपना घर समझ के करते हैं तो कोई भी ना एम्प्लॉय छोड़ के जाता है। जब सेवा भाव होता है तो सेवा भाव में लोग दिल से काम करते हैं, ना तो उस समय कोई कर्मचारी छोड़ के जाता है और ना ही कोई काम रुकता है। तो इस कोविड पीरियड में हमारे सारे कर्मचारियों ने दिल से काम किया था, जो कि पूरे दिल्ली एनसीआर में मैक्सिमम जगहों पे हमने सभी को सर्व किया था। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन की आपकी इंडस्ट्री है उसको तो नुकसान हुआ होगा आर्थिक रूप से? हाँ, डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन सेगमेंट को हमारे कंस्ट्रक्शन सेगमेंट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ उस समय, और उस नुकसान की भरपाई हम कहीं से कर नहीं सकते थे। बस मैं इंडिया गवर्नमेंट की और हरियाणा गवर्नमेंट को इसके लिए थैंक यू भी बोलूँगा कि उन्होंने 2-3 स्कीम लेके आए, एमएसएमई लोन्स लेके आए, बैंक से मोरेटोरियम का प्रोविज़न लेके आए, जिन चीज़ों की वजह से अगर कोई इंडस्ट्रीज आज थोड़ा बहुत बचा भी है तो उसके पीछे भारत सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। शायद यही बेहतरीन प्रयास है कि नवीन जी के पीछे जो आप देख रहे हैं ये अवार्ड्स जो हैं ये पड़े हुए हैं। नवीन जी, मैं देख रहा हूँ कि ढेर सारे अवार्ड्स जो हैं वो विदेश से मिले हैं, अलग अलग कंट्री से मिले हुए हैं। कहाँ ये मिले हैं, एक बार मैं जानना चाहूँगा। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे श्रीलंका में जाके मुझे अवार्ड दिया था किर्लोस्कर ऑयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, बेस्ट परफॉर्मर इन नॉर्थ इंडिया। एंड ग्लोबल मुझे जो अवार्ड मिला था हुआवे कंपनी ने मुझे अवार्ड दिया था थाईलैंड में,
उसमें साउथ अफ्रीका, इंडिया, श्रीलंका और एशिया के कुछ कंट्रीज थे जिनमें बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड दिया था मुझे वो अभी ने। और अगर बात करें भारत की, तो आप अब कहाँ देख रहे हैं अपनी इंडस्ट्रीज को कि आने वाले समय में कितनी ग्रोथ करेगी और कहाँ कहाँ और अपना परचम लहरा सकती है? आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से भारत सरकार का सपोर्ट है बिजनेसमैन को और बैंक्स हमेशा साथ दे रहे हैं बिजनेसमैन का, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से तेज़ी से बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की इंडस्ट्री को और मेरी इंडस्ट्री को तो स्पेशली 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है देश की ग्रोथ होनी ही होनी है। और आज की डेट में 9% समथिंग की जो ग्रोथ रेट जीडीपी गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, उस ग्रोथ रेट से ज़्यादा ही जाएगी है।